फाइनटेक गाइड के आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि हमारे पास कुछ पैसे हैं या रेगुलर बेसिस पे हम कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो और वहाँ हमारे पैसे सुरक्षित भी हों और हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो। ऐसे कुछ स्कीम्स के बारे में आज बात करेंगे, जैसे LIC, बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, जहाँ पे हम पैसे लगाते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पैसे लगाने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और कहाँ पर हमें लगाने चाहिए। वैसे तो सारे स्कीम्स बढ़िया हैं, सारी संस्थाएं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बढ़िया हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, विदाउट एनी प्लानिंग आपको पैसे कहीं नहीं लगाने चाहिए। आपको सोच समझ कर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको आवश्यकता क्या है, आपको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे कुछ तुलना करेंगे जिससे कि आप समझ जाएं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपको पैसे कहाँ लगाने चाहिए। इन सभी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस जो कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है, हर गली हर कोने में यह पोस्ट ऑफिस है और लोगों के लिए सुविधा होती है वहाँ जाकर अपने अकाउंट खोलना और वहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करना। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस के लिए एक चालू खाता है, जिसको हम चालू खाता कहते हैं, जहाँ पे आम जनता जाकर अपने कुछ कमाई को रख सकती है। जो कमाते हैं उस कुछ दिनों में जाकर वहाँ पे वो सेव कर सकते हैं। यहाँ सेविंग स्कीम्स हैं जो कि 500 रुपये से अकाउंट खुल जाती है और 500 रुपये देकर अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही इसमें आपको चेकबुक भी दी जाती है, ATM भी दी जाती है। आजकल इसमें ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा है। 4% तक इसमें इंटरेस्ट भी दी जाती है। पोस्ट ऑफिस में RD होती है 5 ईयर्स के लिए, जो 100 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होती है। 1 वर्ष तक पैसे देने के बाद उसका 50% आप लोन भी ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट होती है, अर्थात 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष, ये 4 ऑप्शन होते हैं जहां पर आप पैसे फिक्स कर सकते हैं। 1000 रुपये से स्टार्ट है ये। 1 वर्ष के लिए लगभग 6.6%, 2 वर्ष के लिए 6.8%, 3 ईयर्स के लिए 6.9% और 5 ईयर्स के लिए 7% तक इसमें इंटरेस्ट दी जाती है। ये हम 6 महीने से पहले इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, कम से कम इसके लिए 6 महीने वेट करने होते हैं। इसके अतिरिक्त मंथली इनकम स्कीम भी है पोस्ट ऑफिस के पास, जिसको हम MIS कहते हैं या पेंशन स्कीम कहते हैं, जहां पर 5 वर्षों के लिए यह वहाँ पे पैसे फिक्स की जाती है और उन पैसों का हमें एक फिक्स इनकम मिलता है। प्रति मंथ ले सकते हैं आप इसको, और ये जो इनकम है वो 5 वर्षों तक दी जाती है और 5 वर्षों के बाद आपको आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ये MIS है, मंथली इनकम स्कीम। इसके अतिरिक्त SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी यहाँ पे होती है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाती हैं। PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो 1000 रुपये से स्टार्ट है। इसके अतिरिक्त KVP है, किसान विकास पत्र, जो कि 1000 रुपये से स्टार्ट है। ये सभी जानते हैं किसान विकास पत्र बहुत दिनों से पोस्ट ऑफिस के पास चल रही है। इसके अतिरिक्त सुकन्या समृद्धि योजना SSA भी है, जहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, जिस गर्ल चाइल्ड की उम्र 10 वर्ष से कम है, उसके लिए आप यह अकाउंट खोल सकते हैं और जब उसकी उम्र 18 वर्ष होगी तो उनको पैसे रिटर्न किए जाएंगे। 250 से लेकर 1.5 लाख तक एक साल में आप रख सकते हैं। ₹250 250 रुपये से 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख तक आप एक साल में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रति वर्ष के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के ये कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको जिसमें इच्छा है आप वहाँ जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गए, और भी स्कीम्स के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि इन सारे स्कीम्स को बताने के बाद कुछ एक कंक्लूजन तुलना करूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि कहाँ आपके लिए बेटर होगा और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। आइए अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, बैंक की। RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त और मॉनिटर्ड किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अभी के समय में जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सब्सिडीज़ हैं, वो चाहे वो राशन में हो, LPG गैस पर हो, या किसानों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, या एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम्स हों, या बच्चों के स्कॉलरशिप हो, ये सारी स्कीम्स, ये सारे फैसिलिटीज़ और ये सारे सब्सिडीज़ डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और अभी के समय में जितनी भी छोटी से छोटी फैक्ट्रियां हैं या बड़े से बड़े जो भी वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पर सैलरीज़ डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो अभी के समय में किसी भी एक बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है, और ये अकाउंट बहुत तरह के होते हैं।
सेविंग्स अकाउंट होते हैं जहाँ पे साधारण रूप से हर कोई लेन देन कर सकता है। अब इसमें सैलरी अकाउंट भी होती है जहाँ पे लोगों की हर महीने सैलरी जाती है, तो इसके जो चार्जेस हैं वो थोड़े कम होते हैं क्योंकि सैलरी अकाउंट होते हैं। बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट होता है जिसमें अधिक अमाउंट में आप लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों में फ़िक्स डिपॉजिट होती है जहाँ पर पैसे को फिक्स करके रख सकते हैं कुछ वर्षों के लिए। उसमें पैसों को फिक्स करने की सुविधा होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट कुछ अधिक होती है। इसके अतिरिक्त रिकरिंग डिपॉजिट होती है, हर महीने एक ख़ास किश्त आप वहाँ पर जमा करेंगे जिसमें अच्छी खासी ब्याज मिलती है। इसके अतिरिक्त बाहर काम करने वाले लोगों के लिए NRI और NRO अकाउंट भी होती है। तो ये बहुत सारे अकाउंट हैं जो किसी भी बैंक में आप खोल सकते हैं जो RBI की देखरेख में काम करती है, और यहाँ पे निश्चित रूप से पैसे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ये RBI के कंट्रोल में काम करती है, उनके द्वारा मॉनिटर्ड होती है, उनके द्वारा लाइसेंस प्राप्त होती है। तो बैंकों में भी पैसे सुरक्षित होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में उन्हीं लोगों को पैसे लगाने चाहिए जिनको बाज़ार की अच्छी समझ होती है, क्योंकि बाज़ार के उतार चढ़ाव के अनुसार इसमें पैसे उतरते हैं और चढ़ते हैं, अर्थात पैसे में आपकी प्रॉफिट होती है या लॉस होती है। तो मार्केट को मॉनिटर करना आवश्यक होता है इसमें, और आपको प्रतिदिन मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पैसे लगाने के बाद यदि आप सो जाएं, पैसे लगाने के बाद यदि आप भूल जाएं, तो हो सकता है कि वो कंपनी अगर घाटे में जा रही हो तो आपके पैसे पूरी तरह से भी डूब सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क होता है, और जो अधिक से अधिक रिस्क ले सकते हैं उन्हीं लोगों को डायरेक्ट इक्विटी में पैसे लगाने चाहिए, अर्थात शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। और लगाने के बाद उनको विशेष मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि एक ख़ास फंड में ये पैसे लगाए जाते हैं। तो जब इनको आप मॉनिटर नहीं करेंगे, तो जब पैसे बहुत ज़्यादा आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, बहुत हाई हो चुके हैं मार्केट, तो आपको वहाँ से निकलना आवश्यक होता है। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि सही समय पर निकलना ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब पैसे आपके अप हो गए, पैसे आपके बढ़ गए, तो उसी समय आपको यहाँ से विड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि जब पैसे डाउन होना शुरू होते हैं, पैसे घटना शुरू होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं और शून्य तक भी हो सकता है। तो इक्विटी मार्केट, जिसको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, वहाँ पर आपको पैनी नज़र रखनी पड़ती है मार्केट पर, और उसका अच्छा खासा आपको ज्ञान होना चाहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव का ज्ञान होना चाहिए, कब हमको उसमें इन्वेस्ट करना है और कब वहाँ से हमको निकलना है प्रॉफिट बनाकर, ये आनी चाहिए। अभी के समय में लोग शेयर मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत अधिक ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग जो ट्रेड करते हैं, प्रति सेकंड उसमें पैसे या तो प्रॉफिट में जाते हैं या लॉस में जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से 4 मिनट के अंदर पैसे 100% प्रॉफिट में चले गए, या 3 से 4 मिनट के अंदर ही सारे पैसे खो गए, सारे पैसे लॉस में चले गए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत वर्षों के ट्रेड के बाद, शेयर मार्केट में बहुत वर्षों के अनुभव के बाद ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करनी चाहिए। अभी के समय में लोगों को देखा जाता है कि जैसे ही वो शेयर मार्केट में ट्रेड करना शुरू करते हैं, तुरंत ही वो फ्यूचर एंड ऑप्शन, पुट और कॉल में पैसे लगाने शुरू कर देते हैं, और सारे पैसे उनके खो जाते हैं, सारे पैसे लॉस में चले जाते हैं। अभी के समय में एक रिसर्च किया गया, और इस रिसर्च में यह पाया गया, हाल ही में एक रिसर्च किया गया था जिसमें यह पाया गया कि 90% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं। वहाँ पे वो अपने पैसे बना नहीं रहे हैं, बल्कि अपने पैसे खो रहे हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड ना करें, और वही लोग ट्रेड करें जो बहुत वर्षों के अनुभव के बाद, शेयर मार्केट में बहुत वर्षों के से ट्रेड कर रहे हैं, शेयर मार्केट में बहुत वर्षों से लगे हुए हैं, और बहुत अनुभव के बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से थोड़ा कम रिस्की होता है। यहाँ पे रिस्क होता है, लेकिन शेयर मार्केट से थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ आपके पैसे डाइवर्सिफाई होते हैं, अर्थात अलग अलग फंडों में वो इन्वेस्ट होते हैं, केवल एक फंड में वो इन्वेस्ट नहीं होता है। और ये भी रिस्क एपेटाइट के अनुसार, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लिक्विड फंड में आप पैसे रख सकते हैं, वहाँ आपके बैंकों के सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे थोड़ा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो डायनेमिक एसेट एलोकेटर फंड में डाल सकते हैं पैसे को। उससे और अधिक अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप इक्विटी फंड में पैसे डाल सकते हैं। अब यहाँ भी फंड आप चूज़ कर सकते हैं 3 तरह के, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, और लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होते हैं, मिड कैप मीडियम साइज़ की कंपनियों में इन्वेस्ट होते हैं, और स्मॉल कैप फंड छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट होते हैं। और जब वो कंपनियाँ बड़ी होती हैं और ग्रोथ करती है तो आपके पैसे भी बढ़ते हैं। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी म्यूचुअल फंड के बारे में। ऐसे तो म्यूचुअल फंड बहुत वास्ट चीज़ है,
लेकिन ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह के रिस्क लेकर किस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लिक्विड फंड में भी पैसे रखते हैं तो वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और दूसरे स्कीम्स में वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं जहाँ पर पैसे आपके बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त बैलेंस फंड जो होता है, बैलेंस फंड में भी जब आप पैसे लगाते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा कम रिस्की फंड में वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं और वहाँ पे पैसे आपके सुरक्षित होते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेटर फंड, वहाँ पे पैसे आपको आपके एलोकेट होते हैं, यानी कि समय पर वो पैसे चेंज होते रहते हैं। कुछ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से निकाल कर दूसरे फंड में डाला जाता है, वहाँ से निकाल कर फिर दूसरे फंड में डाला जाता है, इस तरह से वो एलोकेट होते हैं। इसके तरह जो इक्विटी फंड्स होते हैं वहाँ पे पैसे थोड़ा अधिक रिस्की होते हैं क्योंकि वहाँ पे मार्केट के उतार चढ़ाव का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और वहाँ भी जो बहुत सारी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो वो सब डायरेक्ट शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं, इस कारण वहाँ पे पैसे अधिक रिस्क पर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे वहाँ पे घाटे में चले जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर प्रॉफिट बनेगी और अच्छी खासी प्रॉफिट बनेगी, क्योंकि वो पैसे डाइवर्सिफाई होते हैं। बहुत सारी कंपनियों में वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, किसी 2-4 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होते हैं। तो बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट होने के कारण ही यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर जाननी चाहिए, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड ये सारी चीज़ें सेबी के देखरेख में चलती हैं। इस कारण ये रेगुलेटेड होती हैं और उनके नियंत्रण में काम करती हैं। इस कारण यहाँ पर अनियमितताओं की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और यहाँ बिल्कुल साफ सुथरे काम होते हैं और इसी कारण आपके पैसे पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। केवल रिस्क होता है तो मार्केट के उतार चढ़ाव का ही रिस्क होता है। अब बात करते हैं LIC की या LIC ऑफ इंडिया की। वैसे तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ LIC ऑफ इंडिया की या LIC की, क्योंकि LIC के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं। और LIC की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि LIC और दूसरे सारे इंश्योरेंस कंपनियाँ IRDA के कंट्रोल में काम करती हैं, IRDA के द्वारा रेगुलेटेड होती है। किंतु LIC की खास बात यह है कि LIC एक्ट 1956 सेक्शन 37 के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के LIC एक्ट 1956 के सेक्शन 37 के अंतर्गत आपके सारे पैसे सम एश्योर्ड और उस पर जो बोनस डिक्लेयर होती है वो सब सुरक्षित होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सॉवरेन गारंटी दी गई है, अर्थात वो आपको मिलेंगी चाहे जो हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो कंट्री की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो पैसे ज़रूर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन पास की गई है। LIC एक्ट 1956 के सेक्शन 37 के अंतर्गत ये पैसे आपके पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। तो LIC में जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप अगर 15 साल का या 10 साल का कोई भी प्लान लेते हैं तो वहाँ पर आपके सिर्फ पैसे ही सेफ नहीं होते हैं, साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिलती है। यदि आप एंडोमेंट प्लान में या मनी बैक प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिलती है, प्लस आपके पैसे, आपकी सेविंग्स भी होती है। लेकिन आप अगर प्योरली टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो वहाँ पे आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं, रिस्क कवर मिलती है, अर्थात आपको लाइफ रिस्क कवर दी जाती है। तो एंडोमेंट प्लान की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर अन्य इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, बैंकों की बात हुई, पोस्ट ऑफिस की बात हुई, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की बात हुई। उसी तरह से आप LIC में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि रेकरिंग डिपॉजिट या FD से थोड़ा कम इसमें रिटर्न मिले, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि आपको इसमें ही इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी, क्योंकि आप जब पैसे इसमें फर्स्ट प्रीमियम दे देते हैं, पहली बार आप जब पैसा दे देते हैं तो उसके बाद से आपका रिस्क कवर या इंश्योरेंस चालू हो जाता है। यानी कि आपका जो सम एश्योर्ड है, अगर आपने 10 लाख का एक सम एश्योर्ड लेकर रखा है तो आपका 10 लाख का रिस्क कवर चालू हो गया। फर्स्ट प्रीमियम जो भी आपका बनेगा, जो भी टर्म के अनुसार वो अलग अलग होता है, आपने 50,000 या 60,000 या 1 लाख जो भी आपने प्रीमियम दिया, उसके बाद फर्स्ट प्रीमियम देने के बाद ही आपका रिस्क कवर चालू हो गया। और कभी भी अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई मिस हैपनिंग होती है और आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपये रिटर्न किए जाते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया जो आपने दिया है वही रिटर्न नहीं होगी, बल्कि पूरे 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस अगर है तो 10 लाख रुपये आपका रिटर्न होगा। सम एश्योर्ड अगर 10 लाख का है और आपने अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट ले रखा है और अगर एक्सीडेंट में डेथ होता है तो आपके नॉमिनी को 10 + 10 20 लाख रुपीज़ आपके नॉमिनी को दी जाएंगी, जो कि फैमिली सपोर्ट में काम आएंगी। तो अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपका पूरा परिवार सुरक्षित होता है, आपके बच्चे सुरक्षित होते हैं, क्योंकि किसी भी मिस हैपनिंग में LIC की तरफ से आपके परिवार की पूरी सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जहाँ पर आपको आपके बच्चों के खर्च के लिए, यानी आपके साथ कुछ अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को घर खर्च चलाने के लिए प्रति वर्ष कुछ अमाउंट दी जाती है और अंत में जो पैसे मिलने थे वो भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर
अगर कोई परमानेंट डिसेबल होता है तो वहाँ पर भी इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है। परमानेंट डिसेबल होने पर यानी कि शरीर का कोई भी 2 अंग अगर बेकार हो गया, वो काम करने लायक नहीं है, तो भी यहाँ पे प्रति वर्ष उसको खर्च के लिए पैसे दी जाती है और अंत में जो मैच्योरिटी अमाउंट देनी थी वो भी मिलती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट है। LIC में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, मैच्योरिटी के समय आपको वो फुल सम एश्योर्ड एलॉन्ग विद बोनस आपको रिटर्न की जाती है और साथ में आपका एक इंश्योरेंस यानी रिस्क कवर, आपकी बीमा भी होती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट है अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में कि आपका बीमा भी हो रहा है, आपको पैसे भी रिटर्न मिल रहे हैं, रिस्क कवर भी चल रहा है, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी मिल रही है आपको, और साथ ही आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी है। इसके अतिरिक्त और अन्य इसमें जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो अन्य बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण लोग यह ज़रूर इस पर विचार करेंगे कि अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में LIC ज़्यादा सेफ है। हाँ, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपने इतना LIC ले रखा है कि आपके परिवार की सुरक्षा उसमें हो सकती है और जितना आपके घर के भरण पोषण के लिए, आपके घर के लोगों के खर्च के लिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उतना का इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है, आपके कुछ होने के बाद अगर वो अमाउंट उनको मिलने के बाद उनका रेगुलर उसी तरह से घर खर्च चलता रहे और अपना आपने अगर इतना इंश्योरेंस ले रखा है, उसके बाद ज़रूर आप अन्य इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो या बैंकों में हो, RD हो या अन्य पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स हैं या अन्य दूसरे स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये सारे स्कीम्स के बारे में बता दी गई, सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर बता दी गई। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आपको पैसे लगाने हैं। लेकिन कहीं भी आप पैसे लगाएं, लेकिन आपको इंश्योरेंस अवश्य लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी अवश्य होनी चाहिए, मेडिक्लेम अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यदि अभी के समय में आपको पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च इतना अधिक हो गया है कि लोगों को अपने घर, अपनी ज़मीन बेचकर भी इलाज कराना पड़ता है। तो यदि आपने मेडिक्लेम ले रखा है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसमें आप एक टेंशन फ्री जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किसी तरह के भी मिस हैपनिंग होने पर आपका खर्च कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा। कोई भी मेडिकल एक्सपेंस है वो कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम भी होनी आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप म्यूचुअल फंड में, FD में, रिकरिंग डिपॉजिट में, बैंकों में या अन्य पोस्ट ऑफिस के दूसरे स्कीम्स में आप पैसे लगा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ तुलनात्मक स्वरूप यहाँ पर पेश किया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये आप पर डिपेंड है, निर्णय आपको लेना है क्योंकि पैसे आपके हैं। ये तुलनात्मक रूप से मैंने ये कुछ विशेषताएँ ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस नई चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बड़ी बनाएं जिससे हम और भी क्वालिटी वीडियोस आपको प्रदान कर सकें। बहुत कम समय में इस चैनल के अंदर बहुत अधिक ग्रो हुआ है क्योंकि यह एक्सपर्ट लोगों की चैनल है। फाइनटेक गाइड एक्सपर्ट लोगों की चैनल है और यहाँ पर पूरी रिसर्च के बाद ही कोई वीडियो अपलोड की जाती है और किसी तरह की कोई गलत खबर या गलत जानकारी नहीं दी जाती है। पूरी रिसर्च के बाद सही जानकारी दी जाती है और सही तथ्य ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।